जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, सीटेट की प्रैक्टिस हम लोग लगातार स्टार्ट कर चुके हैं। मैथ्स एंड ईवीएस के लिए ईवीएस का एक प्रैक्टिस सेट हमारा हो चुका है, मैथ्स का एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज मैथ्स का सेकंड प्रैक्टिस सेट रहेगा। ईवीएस एनसीईआरटी भी मैं क्लास थर्ड एंड फोर्थ की आपको कंप्लीट करा चुका हूं। तो प्रैक्टिस सेट में ही हम लोग सभी टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप ये सीरीज लगातार फॉलो करते हो तो मैथ्स एंड ईवीएस में 30 आउट ऑफ 30 आपको दिलाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। तो अगर आप लोग सीटेट की नोट्स लेना चाहते हैं तो आप सीटेट के नोट्स के लिए आप लोग 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप कंप्लीट सीटेट की नोट्स ले सकते हैं। कॉल आपको नहीं करना, सिर्फ आपको मैसेज करना है, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। नोट्स के साथ साथ आपको ईवीएस एंड मैथ्स के 20 प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। सीडीपी के अप्रोक्स 500 क्वेश्चन आपको अलग से प्रोवाइड कराए जाएंगे। एनसीईआरटी की जो ईवीएस है क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ की, ये भी आपको अलग से प्रोवाइड कराई जाएगी और कंप्लीट सीटेट के नोट्स आपको मिलने वाले हैं। ये सब कुछ मिलेगा आपको ओनली ₹99 में। जिसको नोट्स लेने हो वही मैसेज कीजिएगा, फालतू के लोग प्लीज मैसेज ना करें, ना ही आपको कॉल करना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और मैं कल शॉर्ट में बता भी चुका हूं कि आपकी सीटेट की डेट हो चुकी है चेंज। पहले आपका एग्जाम 1 दिसंबर को होना था, अब आपका एग्जाम 15 दिसंबर को कराया जाएगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत हम लोग कर लेते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन मैंने इजी डाला नहीं, ये क्वेश्चन सीटेट में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। यहां ज्यादातर मैंने क्वेश्चन को शामिल किया है कि जो क्वेश्चन सीटेट में आ चुके हैं या आने की उसी टाइप के क्वेश्चन की संभावना है, उन्हीं क्वेश्चंस को यहां पर आपकी प्रैक्टिस के लिए लिया गया है। एक क्वेश्चन इस टाइप का आपको ज्यादातर देखने के लिए मिल जाता है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन एक डाला गया है। और प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ चुका है, सेम यही क्वेश्चन आया था। तो यहां पर गिवन है 2/7 प्लस 7/2। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन प्लस या माइनस कभी भी मिल जाए। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, हर जिसे बोलते हैं वो अलग अलग है, तो आपको क्या करना है, लासा लेना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लिया 14 आएगा, 7 से 14 में डिवाइड दिया, 2 टाइम गया, 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया 4 मिला हमें, प्लस 2 का डिवाइड दिया 14 में 7 टाइम, 7 7 जार 49। तो ये आ गया आपके पास 53/14। 53/14 आपके पास यहाँ पर आ गया। तो 53/14 आपके पास कहीं है नहीं है, तो आपको क्या करना है, अब आप इसको मिक्स में बना लीजिए। जब आप इसको मिक्स में बनाएंगे तो ये बन जाएगा 14 का 53 में डिवाइड देंगे, 4 टाइम जाएगा नहीं, 3 टाइम चला जाएगा, 11 बचेंगे और 14 आ जाएगा। तो 3 होल 11/14, 3 होल 11/14, इट मीन सी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपने देखा ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पर दूसरे नंबर पर दे रखा है। तो सीटेट में आजकल ये भी होने लगा है कि ऑप्शंस को ऊपर नीचे लिख देता है, आपको सही आंसर निकालना है और सही आंसर निकालने के बाद ये चेक करना है कि आपका ऑप्शन जो है ये बी है, सी है, डी है, ये भी चेक कर लेना है। तो सेकंड नंबर पर बी होना चाहिए था, लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पर सी पॉइंट नोट किया है, तो जो हम इसका आंसर फिल करेंगे तो सी वाले में ही फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। 2 की तरफ चलते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेडागोजी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। पेडागोजी से आपका क्वेश्चन ये पहले एग्जाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आपका एनसीएफ 2005 हो, चाहे आपका एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हो, या आरटीई एक्ट 2009 हो, इनसे आपके लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो एक एक वीडियो सेपरेट में सभी टॉपिक पर भी बना दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में नहीं आएगी। तो चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन इसमें याद रखिएगा, आरटीई एक्ट 2009 जो है ये पूछ लिया था कब से लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण अधिगम में मुख्य व्यवस्थागत समस्याओं में से एक कोष्ठकरण, यह क्या दर्शाता है, यह क्या दर्शाता है, आपसे यहां पर यह पूछा गया है। तो यहां अगर हम देखें इसके 4 ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन जो है
कि उनकी क्षमताओं योग्यताओं के आधार पर यहाँ एक ही कक्षा के विद्यार्थियों को विभिन्न खंडों सेक्शंस में व्यवस्थित रूप से विभाजन है। ऑप्शन बी की बात करें, यहाँ प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणित शिक्षकों के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद है। ऑप्शन 3, यहाँ स्कूली व्यवस्था के लिए सुव्यवस्थित रूप से विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है। या ऑप्शन नंबर डी, यहाँ विद्यालय और कॉलेज के गणित के पाठ्यक्रम में व्यवस्थित रूप से विभाजन है। तो इसका राइट ऑप्शन जो बनेगा अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एंड अकॉर्डिंग टू मी, ऑप्शन नंबर बी जो है कि यहाँ प्राथमिक और हाई स्कूल के गणित के शिक्षकों के बीच या शिक्षकों के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद है। ये इसका यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से सॉल्व करोगे तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। ये देखिए, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 रुपए का भाड़ा दिखाता है। पहले 2 किलोमीटर के लिए लेंगे 40 रुपए, तो फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए, पहले 2 किलोमीटर के लिए कितना ले रहा है वो 40 रुपए फिक्स है ये, ठीक है ना। और उसके बाद पर किलोमीटर की यात्रा के लिए 15 किलोमीटर का भाड़ा दिखाता है। मोहन ने अपने घर से अपने ऑफिस की यात्रा के लिए 190 रुपए किराया दिया। उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी है आपको यहां पर बताना है। तो टोटल क्या है, उसने कितना पे किया, 190 रुपए मोहन ने ऑफिस से घर से ऑफिस जाने के लिए पे किए। पहले 2 किलोमीटर के लिए उसने किराया दिया 40 रुपए। तो 190 से मैं अगर 40 माइनस कर दूं, 40 माइनस कर दूं, तो अब बचता है 150 रुपए, क्योंकि पहले 2 किलोमीटर के लिए 40 रुपए किराया था। तो 2 किलोमीटर हम दूरी तय कर चुके हैं, 40 रुपए हम पे कर चुके हैं। अब टोटल पे किया उसने 190 से मैं 40 माइनस किया तो 150 बचे। अब 150 रुपए उसने पे किए, तो 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा दिखाता है 15 रुपए। तो 150 कितने किलोमीटर के लिए पे किए होंगे, इसको अगर मैं 15 से डिवाइड कर दूं, इसको मैं 15 से डिवाइड कर दूं, तो यहां पर आएगा 10 किलोमीटर। यानी कि उसने 150 रुपए पे किए 10 किलोमीटर के लिए, और पहले 40 रुपए पे किए 2 किलोमीटर के लिए। तो टोटल डिस्टेंस सबसे पूछी गई है, तो इसको प्लस कर देंगे तो 12 किलोमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर आपका यहाँ पर राइट आंसर आ गया। मैं समझता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, क्वेश्चंस आपके समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई डाउट रहता है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो आप मेरे नंबर पर या कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हैं। आपके डाउट का 100% सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, आपका डाउट 100% दूर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 2 बकेट एक बाल्टी में पानी में भाग। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है। इसको मैं ऐसे करके देखता हूं, अगर ये फिट बैठता है तो, है ना, कि एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी है, 2/7 भाग में पानी है। बाल्टी को ऊपर तक भरने के लिए, पानी से भरने के लिए 15 लीटर की और आवश्यकता है। बाल्टी की धारिता क्या है, ये मुझे लग रहा है कि सही हो सकता है क्वेश्चन। तो मान लीजिए धारिता हमने मान ली इसकी लेट कर ली कि 1 है, 1 है। अब पानी उसमें कहां तक भरा है, 2/7 भरा है। तो खाली कितना है, तो 1 से 2/7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। खाली कितना है ये हम लोग यहां पर कर देंगे। तो देखिए खाली कितना हो जाएगा, तो इसका अगर आप सॉल्व करोगे तो खाली कितना है, 5/7 है, 5/7 है। और जो 5/7 है ये किसके इक्वल आ रहा है, आपका 15 लीटर के इक्वल आ रहा है। 5/7 जो है ये किसके इक्वल है, 5/7 है आपके 15 लीटर के। तो टोटल धारिता क्या बन जाएगी, टोटल धारिता क्या बन जाएगी आपकी, 5 से 15 को किया 3 टाइम, 3 7 21 लीटर, 3 7 21 लीटर। यानी कि उस बाल्टी की कैपेसिटी कितनी है, 21 लीटर है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। कैसे किया, हमने माना कि बाल्टी मान लीजिए 1 लीटर पानी आता है और 2/7 उसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ है। तो भाई खाली कितना है, खाली है भाई आपका 5/7, 5/7 खाली है। और उसने बोला कि और पानी भरने के लिए 15 लीटर की आवश्यकता है। तो ये जो 5/7 है ये किसके इक्वल निकल कर आया था, 15 के इक्वल निकल कर आया था। तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी आपकी, 21 लीटर यहां से टोटल कैपेसिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 पूछा गया है आपके पेडागोजी से क्वेश्चन है। स्थानीय विषय वस्तु और 7 राष्ट्रीय पुस्तकें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के
आलोक में निम्नलिखित में कौन सा से दिए गए कथन अर्थ को निरूपित करता है या करते हैं। 4 स्टेटमेंट में करेक्ट बताने आपको कौन कौन से हैं। तो पहला है, शिक्षक को बच्चों की स्थानीय भाषा में केवल मौखिक प्रश्न ही पूछने चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना, कि इससे केवल मौखिक प्रश्न ही पूछे जाने चाहिए। ऑप्शन 2 है, स्कूली पाठ्य पुस्तकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए। ऑप्शन 3 है, पाठ्य पुस्तकों को इस तरह से तैयार करना चाहिए जो कि विद्यार्थियों और समुदाय की आवश्यकताओं के मुताबिक हो। ये ऑप्शन बिल्कुल मुझे अब तक करेक्ट लगा है, तो ये तो होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 तो इसमें शामिल रहेगा ही रहेगा, और ए बिल्कुल शामिल नहीं रहेगा। तो मैं आपको एलिमिनेट करने का तरीका बताऊंगा कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ऑप्शन 4, पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकियों और पूरक सामग्री को शामिल करना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां देखिए, जहां जहां 1 हो आप उसको काट दीजिए। तो 1 तो भाई एक ऑप्शन में ही है, 1 एक ऑप्शन में, और 3 और 4 हमें ठीक लग रहे हैं, तो ओनली 4 वाला आंसर हो नहीं सकता। तो 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी बचता है आपके पास, एक ही है ऐसा। तो ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 5 का, ऑप्शन नंबर डी जो है ये यहां से करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन 6 फिर मैथ का क्वेश्चन आ गया आपका। बीच बीच में पेडागोजी के क्वेश्चन भी इन्होंने डाल रखे हैं। ये पूरा का पूरा सीबीएसई सॉरी सीटेट में आई हुई क्वेश्चन है। डिक्टो यही क्वेश्चन आया था, कुछ भी इसमें मैंने चेंज नहीं किया है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, कि किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई? 320 हैं, जिनमें से 1/4 लड़कियां हैं। 1/4 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने रहेंगे भाई? 3/4 रहेंगे, ठीक है ना। लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं है उन खिलाड़ियों की संख्या क्या है? तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको, कैसे करेंगे। अगर हम देखें यहाँ पर, पहले टोटल स्टूडेंट निकालते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई? टोटल स्टूडेंट है 320। अब 1/4 लड़कियां हैं, तो लड़कियां हमें निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लड़के निकाल लेते हैं। जब 1/4 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे, या फिर निकालना चाहो तो निकाल लो, वैसे गर्ल्स का यहाँ पर कोई लेन देन है नहीं, डायरेक्ट हम बॉयज निकालते हैं। बॉयज कितने हैं? 3/4 बचेंगे, 3/4 बचेंगे। तो 3/4 ऑफ 320, 320 का 3/4 आप जब करोगे तो कैसे करेंगे हम लोग? 4 से इसको रिड्यूस करेंगे 8 टाइम, तो 80 आ जाएगा, यानी कि 240 आ गया। तो टोटल बॉयज आपके पास कितने आ चुके हैं? टोटल बॉयज आपके पास आ चुके हैं 240। अब इसमें दे रखा है कि जो लड़कों की संख्या है के 2/3 खिलाड़ी हैं, यानी कि टोटल बॉयज 240 है, इसके 2/3 यानी 2/3 खिलाड़ी हैं, तो बच्चे वो खिलाड़ी नहीं होंगे। तो देखिए प्लेयर्स निकालते हैं, प्लेयर्स यानी खिलाड़ी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? प्लेयर्स कितने हैं? 2/3 यानी कि 2/3 किसके? 240 के। किसके? 240 के। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां देखिए 3 से 24 को 8 टाइम, तो यहां आ जाएगा 0, 80 आ गया, तो टोटल आ गया 160। तो 160 आपके प्लेयर्स हैं। 160 क्या है? आपके प्लेयर्स हैं। टोटल बॉयज हैं आपके पास 240, तो जो प्लेयर्स नहीं है उनको कैसे निकालेंगे? 240 से 160 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपको आंसर जो मिलेगा वो 80 मिलेगा। यानी 80 ऐसे बॉयज हैं जो प्लेयर्स नहीं हैं। तो 80 कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 में ही आपका 80 गिवन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूं क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। टोटल स्टूडेंट 320, गर्ल्स को निकालने की कोई जरूरत नहीं थी कि 1/4 गिवन थी, डायरेक्ट हमने निकाल लिया। बॉयज 3/4 है, इट मीन्स बॉयज की संख्या 240 हमें मिल गई। अब 240 का 2/3 प्लेयर्स हैं, तो प्लेयर्स निकाल लिए हमने। तो जो प्लेयर्स नहीं है टोटल से, बॉयज से काउंट कर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए जो प्लेयर्स हैं, तो जो प्लेयर्स नहीं है हमें 80 स्टूडेंट्स मिल चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। वैन हिले। वैन हिले इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता कि वेन हिले से आपका क्वेश्चन पूछा ना जाए। वेन हिले से हर बार एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। लिख लीजिए, यहां से क्वेश्चन आना ही आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेन हिले मोस्ट इंपॉर्टेंट भले ही मत कीजिए, आप 100% कह लीजिए। 100% एक क्वेश्चन वेन हिले का पूछा ही जाएगा, और काफी इजी क्वेश्चन होते हैं, काफी इजी ये क्वेश्चन वेन हिले के ये
होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, वैन हिले के जामीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों में दृश्यीकरण विजुअलाइजेशन की बात की गई है कि बुनियादी स्तर की अवधारणा के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट, बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुण धर्मों के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। विजुअलाइजेशन की बात कर रहा है, ध्यान रखना, इसको ध्यान में रखना है, ये जो वर्ड है इसको देखकर आपको आंसर देना है, विजुअलाइजेशन को देखकर। ऑप्शन बी, इस स्तर पर ज्यामितीय चिंतन प्रेमियों को निगमन से संबंधित होता है। ऑप्शन 3, बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। या ऑप्शन डी, इस स्तर पर ज्यामितीय चिंतन समज्यामितीय आकृतियों की प्रभावशाओं से संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो है कि बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके दिखावट और स्वरूप के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये बनेगा ट्राइंगल, तो बच्चे समझ जाएंगे ट्राइंगल है, मैंने बना दिया ये, तो ये बच्चे समझ जाएंगे यहाँ पर रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, बच्चे इस तरीके से पहचान सकते हैं विजुअलाइजेशन में। तो यानी कि ऑप्शन सी जो है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर आपका रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बन जाएगा। 100% विजुअलाइज इससे वेन से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 8 काफी इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले आ चुका है। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। याद रखिएगा, कभी भी ग्रेटेस्ट नंबर आपसे पूछा जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर कभी भी पूछा जाए, जितनी बार का नंबर पूछा जा रहा है उतने बार लिख दीजिए। मान लीजिए 5 डिजिट का पूछ रहा है ग्रेटेस्ट, तो 5 टाइम 9 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 डिजिट का पूछा 2 टाइम 9 आ जाएगा, 3 डिजिट का पूछा 3 टाइम 9 आ जाएगा। ये ग्रेटेस्ट हो गया। लोएस्ट के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए 3 डिजिट का लोएस्ट पूछ रहा है तो 1 पर 2 जीरो लगा दीजिए, 5 डिजिट का पूछ रहा है तो 1 पर 4 जीरो लगा दीजिए। इस तरीके से आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लेने हैं। तो यहाँ जो आपसे पूछा गया डिफरेंस पूछा गया है, यहाँ क्या पूछा गया आपसे, डिफरेंस पूछा गया है किस किस के बीच में, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी मैंने क्या बताई, सबसे छोटी है, तो देखिए 1 4 जीरो लगा लीजिए, ठीक है ना। ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 5 डिजिट का। अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट कैसे निकलेगा, 3 टाइम 9 लगा लिया, सब ट्राई कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। 10 से 9 1 0 0 9, ये आपका आंसर मिल गया। 9001 9001, इट मीन सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, जो दूसरे नंबर पर गिवन है। यहाँ बी होना चाहिए था, बट एग्जामिनर ने सी डाला है, तो हम OMR जब फिल करेंगे तो OMR में हमें सी ऑप्शन ही फिल करना है। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर यहाँ पर हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9, what should be added to the sum of this and this to obtain 27,777। काफी इजी क्वेश्चन आए थे, बट अगर मैं बात करूं इस बार के पेपर की, जो आपका पेपर जुलाई में हुआ, ये आपका ये जो है आपका ये काफी इजी हो जाता है। ये काफी क्या होता है, इस बार के क्वेश्चन थोड़े से 2-3 क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन इस बार देखने के लिए काफी अच्छे मिले थे। तो यहां अगर हम बात करें 2777 प्राप्त करने के लिए दिस योगफल में क्या जोड़ना होगा, तो यहां देखिए ये हो जाएगा आपका, इनको हम प्लस कर लेते हैं, मान लीजिए हम इसमें एक्स ऐड करते हैं, तो देखिए 7077, ठीक है ना, प्लस 7707 प्लस 7007, ठीक है ना। ये आपका आ गया यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर आ चुका है कि योगफल में क्या जोड़ना हो कि आपको ये मिल जाए। तो मान लीजिए आपने इसमें एक्स ऐड कर लिया, ये था, और आपने इसमें क्या किया, एक्स ऐड आपने कर लिया। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है ना, जिससे इजीली आ जाएगा। ये देखिए ये हो जाएगा आपका 777 प्लस 7707 प्लस 7007, इसमें आपने एक्स ऐड किया तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा ये मिलेगा 27,777 27,777 आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आप लोग पहले इसको ऐड कीजिए, तो 777 21 मिल गया, 2 कैरी आ गया आपके पास, 2 कैरी है तो यहाँ से 2 रखा तो 2 मिला, फिर 2 मिला, फिर 7 आ गया, 9 आ गया। थर्ड डिजिट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपका आ गया 9, ठीक है ना। थर्ड डिजिट पे जाएंगे 0 7 7 आ गया, लास्ट डिजिट 777 यानी 21 आ गया। अब आपको इसमें क्या ऐड करना था,
आपको इसमें एक्स ऐड करना था, आपको इसमें क्या ऐड करना था, एक्स ऐड करना था, और एक्स ऐड करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा ये 27,777 आपको मिलेगा। अब आपको क्या करना है, ये पता लगाना है कि यहाँ पर एक्स के ऊपर क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ हमने एक्स रखा, ये 27,777 माइनस ये जो आपका 21,791 है, इसको हम करेंगे ट्रांसपोज, इसको क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसपोज करेंगे। यहां प्लस का साइन है, राइट हैंड साइड जाते ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 7 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 6 मिला, 7 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, एक बोरो लिया तो 17 से 9 को सब्ट्रैक्ट किया 8 आ गया, यहां रह गया 6, तो 6 से 7 नहीं होगा, 16 से 7 किया तो 9 आ गया आपका। अब यहां रह गया 6, 6 से 1 को किया 5, तो 5,986, तो 5,986 यानी कि ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर निकला। क्या निकला, ऑप्शन बी जो है ये आपका यहां पर राइट आंसर निकल आया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है, 1 है, 3 + 2 है यानी 2 का क्यूब, 7 + 9 + 11 3 का क्यूब, 13 + 15 + 70 यानी 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। नेक्स्ट आंसर आपका बन जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था। अगर आप लोग ग्रुप में ऐड होना चाहें या आप नोट्स लेना चाहें तो आप इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और नोट्स भी ले सकते हैं। कंप्लीट सीटेट के नोट्स आपको इस नंबर पर मैसेज करने के बाद कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इसके साथ साथ आपको ईवीएस और मैथ्स के लगभग 15-15 प्रैक्टिस सेट, 500 क्वेश्चन अप्रॉक्स सीडीपी के अलग से दिए जाएंगे और एक 150 नंबर के 20 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से दिए जाएंगे। कंप्लीट सीटेट के नोट्स दिए जाएंगे। इस नंबर पर मैसेज करके आपको ले लेने हैं। ₹99 में सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। फालतू के लोग प्लीज मैसेज न कीजिएगा, कॉल आपको नहीं करना, मैसेज करके ही आपको नोट्स को लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको गिवन है। क्वेश्चन 11 है आपको कि एक बच्चा योग और घटाव के प्रश्न निम्नलिखित प्रकार से करता है कि 6 - 3 = 4, 7 + 4 6 10 2, अच्छा ये माइनस ही है, 2 + 7 = 9, 9 - 7 = 3, इस प्रकार से करता है। उपयुक्त परिस्थितियों में बच्चा निम्नलिखित में से किस अवधारणा को गलत तरीके से अनुप्रयोग कर रहा है, किस तरीके से गलत अनुप्रयोग कर रहा है। तो फर्स्ट है आपका प्लेस वैल्यू, या समानुपातिक, या पश्चिगामी पश्च गिनती करना, पहली वाली गिनती से गलती कर रहा है, ठीक है ना, या संख्याओं का बोध। तो इस प्रकार की गलती आती है, ये ऑप्शन सी जो है ना काउंटिंग बैकवर्ड, ये जो काउंटिंग बैकवर्ड कर रहा है, इस प्रकार की गलती काउंटिंग बैकवर्ड के अंदर आएगी। यानी कि ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर कि निम्न तालिका एक विक्रेता द्वारा 6 दिनों में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या को प्रदर्शित करता है। 6 दिनों में उसने कंप्यूटर कितने बेचे ये प्रदर्शित करता है। तो ये आपके डेज हो गए, यहाँ आपके डेज हो जाएंगे। ये बेचे गए कंप्यूटर की संख्या है। मंडे में उसने 28, ट्यूसडे में 25, वेडनेसडे 37, थर्सडे 23, फ्राइडे 38 एंड सैटरडे 25 उसने कंप्यूटर सेल किए। अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पूछा है सोमवार, तो सोमवार में पूछा है यानी मंडे लिख लिया हमने 28। बुधवार को कितने हो गए 37। नेक्स्ट बुधवार के बाद शनिवार, तो शनिवार को कितने हो गए 25, ठीक है ना। तो को विक्रेता द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या, तो पहले यहीं तक सॉल्व कर लीजिए, इसको आप प्लस कीजिए। 8 7 15 15 5 20, 2 आ गया, 2 2 4 4 3 7 2 9 90 आ गया। क्या निकल कर आया 90 निकल कर आया। इसके बाद क्या करना है, मंगलवार बृहस्पतिवार, तो मंगलवार को कितने हैं भाई 25 है, बृहस्पतिवार को कितने हैं 23 हैं, और शुक्रवार को कितने 38 हैं, की कुल संख्या में क्या अंतर है। तो इनको प्लस कर लीजिए आप। 5 3 8 8 8 16 कैरी 1 आ गया, 2 2 4 4 3 7 1 8 आ गया। तो यहां है 90, यहां है 86, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस आप इजीली समझ रहे होंगे, तो डिफरेंस क्या निकल के आएगा दोनों के बीच का 4, तो 4 का मतलब ऑप्शन बी, 4 का मतलब ऑप्शन बी जो है ये आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी 4 राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहां पर गिवन है, 13 आपका यहां पर गिवन है।
तो यहां पर गिवन है आइडेंटिफाई द शेप विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये एक शेप की प्रॉपर्टीज गिवन है, तो आपको बतानी है ये शेप कौन सी है। निम्नलिखित गुणों वाली आकृति की पहचान कीजिए। इसकी 4 भुजाएं हैं, तो 4 भुजाएं तो भाई आपकी रेक्टेंगल की भी होती हैं, स्क्वायर की होती हैं, रोमबस की भी होती हैं, ठीक है ना। यह एक बंद फिगर है, क्लोज फिगर तो बहुत होते हैं, तो इससे कुछ पता नहीं चलेगा। इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हैं, ये काफी बड़ी हिंट दे दी। और इन्होंने दे दिया कि ऑल इट्स एंगल आर 90 डिग्री, इसके सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो जो आपका होता है पैरेललोग्राम, या हम बात कर रहे हैं रोमबस, इनके जो एंगल्स होते हैं सभी 90 डिग्री के नहीं होते। तो जो केवल आयत ये सही हो सकता है, केवल स्क्वायर ये भी सही हो सकता है, रेक्टेंगल और स्क्वायर ये भी सही हो सकता है, और रोमबस तो होगा नहीं क्योंकि 90 डिग्री एंगल नहीं होता। अब अगर हम इन चारों प्रॉपर्टीज को देखें तो ये चारों प्रॉपर्टीज हमारी फिट होती हैं रेक्टेंगल पर। देखिए यहां देखिए, ये रेक्टेंगल बना दिया मैंने और ये स्क्वायर बना दिया, तो ये चारों की चारों प्रॉपर्टी इस पर फिट होती हैं। पहली, दोनों में 4-4 भुजाएं हैं, यह क्लोज फिगर है, ये भी हो गया। इसकी सम्मुख भुजाएं कैसी हैं? इट हैज अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड को देखिए, पैरेलल भी है इक्वल भी है दोनों फिगर में, और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये फॉलो करती हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन बी दोनों कट जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन सी में ये दोनों ऑप्शन गिवन है। इसलिए आपका जो राइट आंसर बनेगा यहां से ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर आपका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 गिवन है कि 4, 5, 6 के डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट कॉमन मल्टीपल 4, 5, 6 एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल 5, 6, 10। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा? 5 डिफरेंस पूछा है दोनों के बीच में, यानी 4, 5, 6 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, और 5, 6, 10 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा। तो कॉमन मल्टीपल एक प्रकार से आप एलसीएम समझ लीजिए, एलसीएम आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो हो जाएगा आपका 4, 5, 6 का निकालिए पहले। 4, 5, 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें निकालना है, तो 2 आया, 5 आया, 3 आया, तो यही मिलेगा आपको 2, 3, 5 मिल जाएगा। तो 5, 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिला आपको 60, ठीक है ना। अब 5, 6, 10 का निकालिए, तो 5, 6, 10 का मेरे अकॉर्डिंग 30 निकल आएगा, डायरेक्ट निकाल लीजिए आप, 30 निकल आएगा। तो इनके बीच में डिफरेंस बताना है, ये 60 है ये 30 है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा? 30 का आएगा, इजी है। तो 30 यानी कि ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए जो है 14 का ऑप्शन 1 राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में मानकीकृत परीक्षाओं टेस्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त आपका पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इन मैथमेटिक्स। यहां पर 4 ऑप्शन आपको गिवन है, 4 ऑप्शन को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट, इन परीक्षाओं टेस्ट की व्यक्तिनिष्ठता और उन्हें संदर्भात्मक बनाती है। इन परीक्षाओं टेस्ट को केवल जहां आ जाए नेगेटिव वर्ड होता है काट देना, केवल वाला नेगेटिव वर्ड होता है, ज्यादातर काट देना 90% केसेस में। ये बहुत अधिक रूप से पक्षपाती तो हो ही नहीं सकते, ये भी रॉन्ग हो गया। डी ऑप्शन, ये बच्चों की क्षमता के समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करता है, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हमारे अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी क्वेश्चन 15 का ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर आपका यहां पर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 4 and 2/3 राइट एंगल इज हाउ मच मोर देन 395। मैंने बताया था वन राइट एंगल, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में बताया भी था, वन राइट एंगल पर 90 डिग्री का होता है। मैंने सभी बताए थे 0 डिग्री का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद एक्यूट एंगल आपका 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। इसके बाद राइट एंगल होगा आपका 90 डिग्री। इसके बाद 90 से बड़ा 180 से छोटा आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। 180 डिग्री का आपका स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। 180 से बड़ा 360 से छोटा रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, और 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल हो जाएगा। ये सब कुछ मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कल बताए थे। तो यहां पर क्या पूछा है? 4 and 2/3, तो भाई ये हो गया 4 + 2/3, ठीक है ना। अब इसका क्या निकालना है आपको? इसका करना है राइट एंगल, इसमें कितने डिग्री होंगे, कितने राइट एंगल होंगे इसमें? 395 से कितना ज्यादा है ये? तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम आपको 3 मिलेगा। यहाँ 1 मान लीजिए, 1 का डिवाइड दिया 3 में 3 टाइम,
3 4 जा 12 प्लस 3 का दिया 1 टाइम 2 आ गया, तो ये आया आपका 14, ये आया आपका 14/3 मल्टीप्लाई बाई 90। अब क्या किया हमने, इस 3 से 90 को रिड्यूस कर दिया हमने 30 टाइम। अब 30 और 14 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो 14 3 जा 42, 420 मिलेगा। क्या मिलेगा, 420 मिलेगा। और ये पूछा है कि ये 395 से कितना अधिक है, 395 से कितना ज्यादा है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 420 से 395 घटा देना है, यानी कि आपको जो आंसर मिलेगा 25 मिलेगा। आंसर क्या मिल जाएगा, 25 आपको यहां पर राइट आंसर मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 16 का आपको राइट आंसर मिल चुका है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से इसमें पूछा है अवरोही। अवरोही अगर समझ में ना आए तो यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर समझ लीजिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा। अब डिसेंडिंग और असेंडिंग क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। असेंडिंग यानी कि ऐड होते हुए, यानी पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा। और डिसेंडिंग यानी कि डिक्रीज होते हुए, डी फॉर डिसेंडिंग, डी फॉर डिक्रीज, यानी डिक्रीज होते हुए, पहले बड़ा आएगा, फिर छोटा आएगा, फिर छोटा आएगा, फिर सबसे छोटा आएगा। तो यहां पर देखिए पहले सबसे बड़ा नंबर देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है। तो डी से देखें, डी से अगर हम देखें, रूल फॉलो करें, तो एक चीज समझिए आप लोग। देखिए यहां अगर ऑप्शन को एलिमिनेट करना है तो इन दोनों ऑप्शन को देखिए, पहले क्या होना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, बाद में छोटा। अगर यहां पर मैं एक और जीरो लगा दूं तो 20 बन गया, 22 बन गया, ये इससे बड़ा हो गया, जबकि छोटा आना चाहिए था। ये ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया, ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। सेम इस पर आ जाइए, ये छोटा है, इससे बड़ा ये हो गया, ये ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट आ जाइए, ये 20.2, 20 ठीक है, ये छोटा है। देखिए फिर देखिए, इससे बड़ा ये नंबर बन गया, तो ये भी हमने एलिमिनेट कर दिया। तीनों ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट कर चुके हैं। अब देखिए 20, ये इसमें बिल्कुल फॉलो हो रहा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये नंबर है, क्योंकि यहाँ पर जीरो लगाओगे 20 आएगा, ठीक है ना, तो ये छोटा हो गया। ये देखिए यहाँ 20 है, यहाँ 22 है, ये 2.2 है, लेकिन आप समझोगे 20 है, लेकिन नहीं, एक और जीरो जब आप लगाओगे यहाँ पर तो 200 बन जाएगा, यहाँ पर 20.2 बन जाएगा। तो डेसिमल के बाद डिजिट देखिए कि कितने डिजिट हैं। अगर आप सॉल्व करना नहीं आ रहा आपसे, तो जैसे मैंने यहाँ पर जीरो लगाए, डेसिमल के बाद यहाँ एक डिजिट है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। तो ये देखिए हाईएस्ट डिजिट कितने हैं, तो 3 निकल कर आ रहे थे, तो भाई हमने जीरो लगा के 3 डिजिट बना ली, ये 3 डिजिट बन गए, तो 200 बन गया। ये आपका बन गया 22, ये बन गया आपका 20, ये बन गया 2, ये 0.222 बन गया, तो सबसे छोटा है ही है। तो इन तीनों को अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है 17 का राइट आंसर यहां पर बन जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम का प्रतिफल नहीं है, कौन सा एक अधिगम का प्रतिफल नहीं है, पूछा गया है क्लास 1 के स्टूडेंट के लिए। तो देखिए 50 तक की संख्याओं को पहचानना लिखना, ये तो फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए होना चाहिए। एड्स एंड सब्ट्रैक्ट नंबर अप टू 20 तक ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, ये भी होना चाहिए। जोड़ की अवधारणा को गुणन तक विस्तारित करना, ये भी होल्ड करते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास के बच्चे की यहां पर बात की जा रही है। किसी दो अंक की संख्याओं में अंक का स्थानीय मान लिखना, अब ये है तो 2 अंक की संख्या में अंक का स्थानीय मान लिख सकता है। 50 से छोटे भी माने तो 2 अंक की तो 12 भी होती है, 15 भी होती है, तो ये भी हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनना चाहिए कि जोड़ की अवधारणा को गुणन तक विस्तारित करना, एक्सटेंड द कंसेप्ट ऑफ एडिशन टू द मल्टीप्लीकेशन। ये नहीं होना चाहिए क्लास फर्स्ट के बच्चे के लिए कि आप गुणा जोड़ से लेकर उसको गुणा तक पहुंचाएं, ये नहीं होना चाहिए। आजकल तो वैसे बच्चे काफी स्मार्ट है, आप समझते हैं, एलकेजी यूकेजी में ये चीज करने लगते हैं, बट हमें आंसर देना है, आप समझ सकते हैं क्लास फर्स्ट के बच्चे के अकॉर्डिंग यहाँ आंसर देखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये क्वेश्चन अब आपके ईवीएस के अंदर पूछा जाता है और 100% पूछा जाएगा। मैं ये चीज दावे के साथ कह सकता हूं कि एक क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा। तो भाई ट्रेन वाला क्वेश्चन आज के बाद आपका गलत नहीं होना चाहिए, ना मैं गलत आपका होने दूंगा। आपका आज के बाद ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये क्या, किसी भी ट्रेन का क्वेश्चन पूछा जाए ये आपका गलत नहीं होगा। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, रात के 12 से लेकर दिन के 12 तक टाइम इजीली चलेगा। जैसे रात के 12 बज गए, इसके बाद 1 बजेगा, यानी 1 रात का बज चुका है, 1 लिखा है, तो 2 है रात के बजे हैं, 3 है रात के बजे हैं, 4 है रात के बजे, ऐसे चलेंगे 12 तक। 12 के बाद जैसे ही 13 आ जाएगा, तो 13 का मतलब समझिए पीएम का समय है।
13 से लेकर 24 तक का टाइम जो है ये पीएम का टाइम होगा, ध्यान रखिएगा। अगर 13 बजे हैं तो 13 का मतलब हो गया पीएम हो गया, यानी कि 12 में ऐड करेंगे तो 1 ऐड किया 13 मिलेगा, तो 1 पीएम है, 14 पर 2 पीएम है, 13 पर 3 पीएम है, 14 पर 4 पीएम है। इतना याद रखना है, बाकी का कोई खास कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। या फिर 24 से भी सब्ट्रैक्ट आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना, कैसे भी आप लोग कर लेना। अब यहां पर आपसे पूछा गया है, ये देखिए एक रेलगाड़ी ने ए 17:40 या 17 है 40 बजे, तो 17:40 मैंने बताया 13 से ऊपर पहुंचते ही, 13 होते ही या 13 से ऊपर पहुंचते पीएम हो जाता है। तो मैं यहाँ पर 12 में या 17:40 से 12 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आपको मिलेंगे 5:40। तो 5:40 जो है ये टाइम जो हो रहा है ये पीएम है, शाम का टाइम है। एक ट्रेन चलती है तथा बी स्टेशन पर सेम डे पहुंची है भाई, याद रखिए सेम डे पहुंची है, सेम डे नहीं पहुंचती तो 24 आवर्स टाइम ऐड हो जाते, उसी दिन पहुंची है 22:15। 22 का मतलब आपका हो गया 12 में 22 से 12 घटाइए तो 10 बजे, तो 10:15 पर पीएम पर पहुंची है, ठीक है ना। तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या है, तो यहां पर कुछ नहीं करना आपको, या तो ऐड करते चलिए या उस टाइम से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मैं सब्ट्रैक्ट करना सिखाऊंगा, बहुत अच्छे से सीखोगे आप लोग, कोई भी आपके डाउट मन में नहीं बचेगा आज के बाद। देखिए 22:15 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 5:40। अब आप कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें कैरी लेने का तरीका क्या रहेगा ये मैं आपको बता देता हूं। कैरी लेने का तरीका क्या रहेगा, वैसे हम जो कैरी लेते हैं नॉर्मली 1 ले लेते हैं, ठीक है ना, बट यहां पर 15 मिनट से लेकर हमें क्या करना है, 15 मिनट से 40 मिनट जो है सब्ट्रैक्ट करनी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 22 बजे हैं इससे 1 घंटा ले लेंगे। तो जब हम 1 घंटा लेंगे तो 1 घंटे में आप जानते हैं 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट के होता है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट हमने ली और 15 मिनट ऑलरेडी हमारे पास थी, तो यहाँ जो मिनट है वो हमारे पास बन चुकी हैं, ये मिनट बन चुकी हैं 75। अब हमारे पास मिनट कितनी बन चुकी हैं, 75 मिनट बन चुकी हैं, ये 15 मिनट नहीं रही क्योंकि 1 घंटा हमने ले लिया था। और यहाँ 22 की बजाय, यहाँ 22 की बजाय सॉरी 10 लिख लीजिए, डायरेक्ट 10 लिख लेते हैं ना, हम डायरेक्ट 10 ही लिख लेते हैं क्योंकि 10 था, ठीक है ना, ये 10 बजे हैं। अब ये 10 ना बज के यहां से 1 घंटा में इसको दे चुके हैं, तो यहां पर 9 रह जाएगा। तो 9 घंटे 75 मिनट से 5 घंटे 40 मिनट इजीली अब घट जाएगा। तो 5 से 0 को किया 5 मिला, 7 से 4 को किया 3 मिला, यहां रह गए 9 से 5 को किया 4, यानी कि 4 घंटे 35 मिनट। 4 घंटे 35 मिनट कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। 4 घंटे 35 मिनट आपके ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर आपका बन जाएगा। इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये बन गया आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 19 का। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की मानकीकृत परीक्षाओं को टेस्ट के लिए, ये मैं रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये रिपीट आपका क्वेश्चन हो चुका है, नहीं रिपीट नहीं हुआ, ये वो अलग था, वो क्वेश्चन अलग था, नहीं ये वही है, बच्चों की क्षमता समग्र प्रस्तुत नहीं करते, डी ऑप्शन था, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद शायद का 100% रिपीट है। अगर आप सीटेट के नोट्स लेना चाहते हैं फिर मैं वही कहूंगा, सीटेट के नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, ईवीएस मैथ्स के 15 से 20 प्रैक्टिस सेट अलग से मिलेंगे, 500 सीडीपी की क्वेश्चन अलग से मिलेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट 20 कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 150 नंबर के अलग से मिलेंगे, ईवीएस एनसीईआरटी 3rd 4th 5th की समरी अलग से दी जाएगी, और कंप्लीट नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। ये सब कुछ मिलने वाला है इस नंबर पर मैसेज करने के बाद ₹99 में। फालतू के लोग प्लीज मैसेज ना करें, कॉल नहीं करना, सिर्फ मैसेज करके ही आपको नोट्स को खरीद लेना है, ले लेना है, परचेस कर लेना है। 21 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 का क्वेश्चन है, राष्ट्र और बच्चों के श्रेष्ठ संभव भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन है 2020 से। मैंने बोला यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लास्ट टाइम पता नहीं क्या हो गया, एनईपी और एनसीएफ से कम क्वेश्चन आए, लेकिन हर बार 7-8 क्वेश्चन एनईपी एनसीएफ आरटी एक्ट इनसे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। शिक्षकों की अभिप्रेरणा और उनका सशक्तिकरण जरूरी है, इस दृष्टि को कथन को साकार करने के लिए सीपीडी जैसे अवसरों को आरंभ करने का सुझाव दिया गया है।
सीपीडी का अर्थ क्या है। यहां से सीपीडी की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो कुछ नहीं, इसकी फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहां पर बन जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 32 एंड 42, 32 एंड 42 के बीच, 32 एंड 42 के बीच अंक प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अब देखिए, एक होता है 32 से लेकर 42, से लेकर आ जाए या के बीच आए, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर से लेकर आएगा तो हमें ये दोनों नंबर भी काउंट करने पड़ेंगे, बट इन दोनों के बीच पूछा जाएगा तो वो नंबर हमें काउंट नहीं करना, वो नंबर काउंट हमें नहीं करना। तो अब देख लेते हैं 32 एंड 42 के बीच में कौन कौन से नंबर है, कितने नंबर हैं। तो देखिए 36 एक नंबर हमें मिल चुका है, दोनों के बीच में है। 45 बड़ा है, 47 भी बड़ा है, 30 छोटा है, 22 छोटा है, 34 मिल गया। एक नंबर 34 मिला, एक नंबर 35 मिला, एक नंबर 39 मिला, 40 भी मिला, 37 भी मिला, 28 छोटा बन जाएगा, 47 बड़ा हो गया, 31 छोटा हो गया, 33 मिल गया। एक नंबर 38 मिल गया। एक नंबर 42 नहीं लेंगे, 42 नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। 47 44 बड़ा है, 49 भी बड़ा है, 39 ले लिया एक नंबर। 27 छोटा है, 40 ले लिया, 35 ले लिया, 43 बड़ा है, 33 ले लिया। तो इतने नंबर हमें मिलेंगे, इन सबको काउंट कर लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर हैं भाई। ऐसे 12 नंबर है तो ऑप्शन बी, 12 नंबर हैं तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। एक बार काउंट कर लेना, वैसे सही है, फिर भी आप एक बार काउंट करके देख लेना 32 और 42 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर बन गया। 23 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाओ। कक्षा 5 के शिक्षक श्री जोसेफ ने भिन्न को दर्शाने के लिए वृत्त का चित्र बनाया और उसे छायांकित करने का क्रियाकलाप दिया। जोसेफ ब्रूनर के अधिगम के सिद्धांत मोड कौन का उपयोग यहाँ कर रहे हैं, किसका उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर, ये आपको बताना है। तो इसका छोटा सा आंसर, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, आइकॉनिक का प्रयोग कर रहे हैं, दृश्यमापता का प्रयोग कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका अक्सर पूछ लिया जाता है, अक्सर इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है कि एक 90 सेंटीमीटर तार को मोड़कर एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की लंबाई, आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए आपके पास एक वायर है, ये एक वायर है आपके पास, और इसकी टोटल लेंथ जो है ये 90 मीटर है। अब इसको आपको मोड़ना है, ठीक है ना, आपको इसको क्या करना है, बेंट करना है, मोड़ना है। तो मान लीजिए आपने इसको मोड़ा तो इस तरीके से आपको मिला, मोड़ आयत की शेप में मोड़ना है, तो इस तरीके से मान लीजिए आपने इसकी आयत की शेप में इसको मोड़ लिया। जब आपने इसको आयत की शेप में मोड़ा तो देखिए अब इसकी लंबाई तो बढ़नी जाएगी, तो टोटल जो रहेगा इसकी 90 मीटर रहेगा, इसका पेरीमीटर जो है 90 मीटर रहेगा। तो हम जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। 2 इंटू एल प्लस बी आपका रेक्टेंगल का पेरीमीटर यहां पर होता है। अब हमें दिया हुआ है कि इसकी चौड़ाई जो है 15 है, ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। मान लीजिए चौड़ाई हम इसकी एक्स, लंबाई एक्स मान लेते हैं, लंबाई क्या मान ली हमने, एक्स मान ली। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर बराबर मैंने बताया था 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल कितनी है भाई, एल मान ली मैंने एक्स है, एल कितनी है, एक्स है, ब्रेथ कितनी है, 15 है, तो 15 आ गया। तो ये पेरीमीटर बराबर आपका आ गया, 2 का एक्स में मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, प्लस 2 का 15 में किया 30 आ गया। तो ये टोटल लंबाई जो रहेगी पेरीमीटर की, ये पे रख सकता हूं मैं 90, क्या रख सकता हूं, 90 रख सकता हूं, यहां पर 90 रख लिया मैंने। तो ये आ गया 90, 90 से 30 को सब्ट्रैक्ट किया 30 इक्वल 2x क्या आ गया, तो 2x इक्वल आ गया आपका 60, 2x इक्वल आ गया आपका 60, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई, क्या आ गई 30, यहाँ 30 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये आ गया 30। तो हमसे x की वैल्यू ही पूछी गई थी। अच्छा, हमसे पूछा अब एरिया, तो अब आपके पास दोनों चीज आपको मिल चुकी हैं। आप सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्शन की वजह से वीडियो मुझे यहीं रोकना पड़ेगा। इसका अब आपको क्या करना था, एरिया फाइंड कर लेंगे आप लोग, एल इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का यानी रेक्टेंगल का एरिया बन जाएगा, आपको इसका एरिया मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो, ये सेशन आपको यहाँ तक पसंद आया होगा। इसके बचे हुए जो 6-7 कुछ 5 या 6 क्वेश्चन है, उनको मैं आपको पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में कवर करा दूंगा। तो
आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। नोट्स लेने के लिए आप लोग 9834744003 पर मैसेज करके आप लोग नोट्स भी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।